ये वीडियो लेक्चर दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एस्पायरेशन प्रोग्राम में डिलीवर किया गया। इसे 20 मई 2020 को डिलीवर किया गया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के चैप्टर इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990 का टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस यूनिट का पूरा सिलेबस क्या है। इस यूनिट की पिछली क्लास में मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया था और इस क्लास में मैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आने वाली क्लासेस में मैं आपको एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स और फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर की प्रॉब्लम्स बिटवीन 1950 टू 1990 के बारे में पढ़ाऊँगा। और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। बात करते हैं जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम देश की हालत कैसी थी। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ स्लाइड्स के थ्रू कुछ पिक्चर्स प्रेजेंट की हैं जिससे कि आप बिल्कुल उस रीलिव कर सकें उस टाइम को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस अटेन हुई। तो यहाँ देख सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट डे का न्यूज़पेपर हेडिंग इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स। और 15 अगस्त 1947 का ये सीन रिक्रिएट किया है मैंने आपके लिए। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं देश के आज़ाद होने के बाद। जैसे ही देश आज़ाद हुआ लोग खुश थे, देश में समारोह मनाए जा रहे थे, लेकिन साथ ही देश में चिंताएं भी बहुत थी। और वो चिंताएं जो हैं उनकी अभी हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही फ्रीडम मिली तो देयर वर मैनी कंसर्न्स इन द इकोनॉमी। वो कंसर्न्स क्या थे? सबसे पहला कंसर्न कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश को बंटवारे का सामना करना पड़ा, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और पार्टीशन में लाखों लोग अपने घर से बेघर हुए। उनको एक देश से दूसरे देश में यानी भारत के ही दो अलग अलग हिस्से हो जाने के कारण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि लोग बेघर हो गए, उनके कारोबार छूट गए, लोग जो हैं ऐसी बस्तियों में रहने पर मजबूर हुए। गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था इन सब लोगों को दोबारा बसाना। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की 85% जो पॉपुलेशन थी वो निर्भर थी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर किस लिए? लाइवलीहुड के लिए। उनका सोर्स ऑफ अर्निंग जो था वो सारा एग्रीकल्चर से ही मिलता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश में जो एग्रीकल्चर के जो मेथड्स थे जो यूज़ किए जाते थे, जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुअर थी और मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। मानसून फेल होने के बाद सारी क्रॉप फेल हो जाती थी, तो इसलिए जो एग्रीकल्चर थी वो अनप्रोडक्टिव थी। 85% पॉपुलेशन मिलकर के भी कोई खास प्रोडक्शन नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण जो है उसकी जो गति थी वो बहुत कम थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन के समय देश में जो उद्योग थे या तो उनको विकसित नहीं होने दिया गया और जो भारत के पहले से जो भारत के परंपरागत जो उद्योग थे उनको नष्ट किया गया, जानबूझ करके नष्ट किया गया अंग्रेजों की पॉलिसी के तहत। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ में लार्ज पॉपुलेशन। जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 36 करोड़, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोज़गार देना, काम देना चैलेंज था। पॉवर्टी इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय। देश में लगभग 65% लोग गरीब थे, 60 से 65% लोग गरीब थे जब देश आज़ाद हुआ। और ये सारा जो रीजंस हैं, पुअर प्रोडक्टिविटी होना एग्रीकल्चर की, साथ में पॉपुलेशन ज़्यादा होना, इसकी वजह से देश में हंगर, भुखमरी, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश के सामने। और हम यहाँ बात कर रहे हैं 1950 से 1990 का जो भारत है उसकी। तो उसमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हमें सॉल्यूशन करना था। और इनका सॉल्यूशन करने से पहले एक बार कुछ डाटा पर नज़र डाल लीजिए। 1951 में लिटरेसी रेट इंडिया में 16.7% था। सेम ईयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक
कोई भी ह्यूमन बीइंग जो जिसका जन्म होता है उसकी एवरेज लाइफ होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, वो मेल्स के लिए 37.2 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 36.2 ईयर्स थी सिर्फ। पॉवर्टी रेट जैसा मैंने अभी बताया 60 to 65% के बीच में वेरी करता था। तो 1954 में ये देखिए 61.2% लोग पुअर थे। 3 में से हर 2 भारतीय गरीब थे, जो कि पॉवर्टी का बहुत हाई रेट है। तो यहाँ देखिए, अगर हम जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1913 में 2042 और फिर उसके बाद कुछ बढ़ा 1940 में, लेकिन 1950 में ये फिर कम हो गया। और ये हम बात कर रहे हैं रुपीस करोड़ में, सॉरी डॉलर करोड्स में हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो डाटा हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब इंडिया को फ्रीडम अचीव हुई। तो यहाँ इंडिया को कुछ डिसीजंस लेने थे। इंडिया के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये एक मीटिंग का सीन है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिसाइड करना था सबसे पहले इंडिया के जो लीडर्स थे उनको, कि इंडिया में क्या इकोनॉमिक सिस्टम हम फॉलो करेंगे। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में? क्योंकि देखिए, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं इकोनॉमी की, सबसे पहली होती है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सिंपली हम इस क्वेश्चन को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो होती है। तो ये किसी भी इकोनॉमी में एक बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड कर लिया, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करें, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और थर्ड प्रॉब्लम होती है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैम, कि जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्या उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है जैसा सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह हमें काम करना है। तो हमारे पास चॉइसेस थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम डिसाइड करें अपने लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का जो स्वामित्व है, ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, वो प्राइवेट हैंड्स में होता है, निजी हाथों में होता है। या दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम सोशलिज्म यानी समाजवादी जो व्यवस्था है उसको हम अडॉप्ट कर लें। और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है। तो यहाँ पे स्वामित्व जो है किसका होता है? सरकार का होता है, सभी लोगों का कलेक्टिव होता है। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने मीटिंग करने के बाद में डिसाइड किया कि मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में होगी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी जिसमें कैपिटलिस्ट जो मेथड्स हैं उनको भी यूज़ किया जाएगा और साथ में सोशलिस्ट मेथड्स को भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से सारा प्रोसेस शुरू होता है कि इंडिया में प्लान्ड ग्रोथ होगी। क्या होगी? इंडिया में प्लान्ड ग्रोथ होगी, नियोजित विकास होगा भारत में। तो उस नियोजित विकास में हम सबसे पहले हमें जानना है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग हम किसे कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सिस्टमेटिक एफर्ट्स हों, सिस्टमेटिक एफर्ट्स यानी जिसमें हम कोई योजना तैयार करें, हम ये देखें कि रिसोर्सेज क्या हैं हमारी कंट्री के पास में और हमारी कंट्री के टारगेट्स क्या हैं। तो इनको रिसोर्सेज और टारगेट्स को ध्यान में रख करके जब हम एक प्लान बनाते हैं तो वो सिस्टमेटिक एफर्ट होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं गिवन टाइम फ्रेम में, एक निश्चित समय अवधि के भीतर हमें ये इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम प्लान बनाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम में। ये रिसोर्सेज हमें पता है कितने हैं हमारे पास अवेलेबल, टारगेट क्या है हमारी इकोनॉमी का, और हम फिर बात करते हैं कि हमें एक प्लान बनाना है, एक योजना हमें बनानी है। उस योजना में हमें क्या करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको शुड बी पुट टू यूज़, क्या यूज़ हमें उनका करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि कुछ कॉमन गोल्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, कुछ कॉमन गोल्स होते हैं और कुछ होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इनकी अभी हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स हैं उनमें और डिटेल में बात करने वाले हैं कि कॉमन गोल्स क्या हैं किसी भी इकोनॉमी के और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हमारी इकोनॉमी के क्या थे, उनके अकॉर्डिंगली हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी और यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस फिर 5 ईयर प्लान्स बनाने का। लेकिन ये काम किसने किया, ये 5 ईयर प्लान्स किसने बनाए? योजना आयोग की स्थापना की गई भारत में, उसका जिम्मेदारी दी गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना आयोग की हुई। तो योजना आयोग भारत में 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी ऑफिशिएटिंग चेयरमैन होंगे।
वो उसकी सारी मीटिंग्स में या सारे उसका जो काम है हर मीटिंग को वो हेड नहीं करते हैं, लेकिन जो मेन मीटिंग्स होती हैं उनमें वो ऑफिशिएट करते हैं बेसिकली। तो जो भी प्रधानमंत्री किसी भी समय के होते थे वो इसके अध्यक्ष होते थे, और इसके अलावा इसके एक डिप्यूटी चेयरमैन चेंज होते रहते थे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते थे। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए? फर्स्ट चेयरमैन, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या यूं कहिए कि 15 मार्च 1950 के समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही इसके फर्स्ट चेयरमैन भी बने। ये जो योजना आयोग था इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इसको एंड किया गया 2014 वर्ष में, जब एक भारत में नई सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो उस सरकार ने इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इस योजना आयोग का स्थान लिया नीति आयोग ने। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है ये 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। यानी इसको स्टैब्लिश कब किया गया, ध्यान रखिएगा डेट को, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट नहीं है, ध्यान रखना है, ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और इंडिया में शुरू हो गया प्लानिंग का प्रोसेस। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू प्रिपेयर प्लान्स। इसको प्लान बनाने होते थे, और प्लान आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि 5 ईयर प्लान्स होते थे इंडिया में, जिनकी ड्यूरेशन क्या होती थी, 5 ईयर्स की होती थी। तो इसलिए हम उसको 5 ईयर प्लान ही उसका नाम रख देते थे। हर प्लान जो होता था उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी लास्ट स्लाइड में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल्स। तो हर प्लान के अपने 1 या 2 या अधिकतम 3 इस तरीके से कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते थे जो उस 5 साल के पीरियड में अचीव करने होते थे उस 5 ईयर प्लान को। उसके अलावा कंट्री में होते थे कुछ कॉमन गोल्स होते थे। तो कॉमन गोल्स भी होते रहे हैं साथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पूरा जो प्रोसेस है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये जो मेथड है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये सोवियत यूनियन से हमने अडॉप्ट किया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेथड है ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। और ये जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं इनको हम मीडियम टर्म प्लान कहते हैं, इनको हम बोलते हैं मीडियम टर्म प्लान, 5 ईयर प्लान को। और साथ ही होते हैं हमारे 20 ईयर्स तक का जिनका पीरियड होता है, इनको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के ही होते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य योजना, और ये 20 वर्षों के लिए होती है। तो भारत में प्रारंभ हो गया 5 ईयर प्लान का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ अप्रैल 1951 से, और ये 1956 तक ये 5 ईयर प्लान चला। तो इसका अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था, तो आप बताएंगे 1951 टू 1956। इसके बाद गोल्स की बात कर लेते हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनके गोल्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे इनके। तो मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान्स के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते थे और कुछ कॉमन गोल्स होते थे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर प्लान के चेंज होते रहते थे, और कॉमन गोल्स सभी प्लान्स के कॉमन ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। 4 कॉमन गोल्स होते हैं हमारी कंट्री में। 5 ईयर प्लान जो बनते थे उसके 4 कॉमन गोल्स थे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लान का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना। जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसके लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तीव्र गति से औद्योगिकरण। तो ये देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड प्लान में चेंज हो गया ना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से चेंज हो जाते थे। लेकिन कॉमन गोल्स वो कॉमन जो है वो हर प्लान के लिए कॉमन ही रहते थे। और ये कॉमन गोल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 ईयर प्लान्स के ये 4 कॉमन गोल्स थे, और इनके बारे में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहला गोल क्या था हमारा गोल होता है 5 ईयर प्लान्स में, कॉमन गोल जो होता है वो होता है ग्रोथ अचीव करनी है प्लानिंग के थ्रू। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश बहुत गरीब था, एक डेवलपिंग कंट्री था हमारा देश, और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस भी थे, पॉवर्टी हमें ख़त्म करनी थी, लिटरेसी भी अचीव करनी थी। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए ग्रोथ की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, इसको इंक्रीज करती है। हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं अगर ग्रोथ होती है, तो हिंदी में हम इसको
कहेंगे कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ बात करते हैं इंक्रीज इन जीडीपी होता है। जीडीपी क्या है बेसिकली? जीडीपी है मार्केट वैल्यू किसकी? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कह देते हैं। अगर उन सब की मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें तो जीडीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है अगर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में। जीडीपी इंक्रीज होगा तो नेचुरली कंट्री जो है उसकी इनकम बढ़ेगी। वो जो इंक्रीज इनकम है वो कहाँ खर्च होगी? वो खर्च होगी लोगों के वेलफेयर के लिए। एक और फर्क आता है ग्रोथ के साथ में, वो होता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो है इकोनॉमी की वो चेंज होती है, यानी संरचनात्मक ढांचा। ये क्या है? देखिए किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर। तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। तीनों सेक्टर में होने वाले प्रोडक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी। तो इनका जो शेयर होता है तीनों सेक्टर्स का, ये चेंज होता रहता है। कोई भी इकोनॉमी जब डेवलप होती है तो एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो डिक्रीज होता चला जाता है और इंडस्ट्री का इंक्रीज होता है और उसके बाद में फिर सर्विसेज का और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो ये जो चेंज आता है ये भी ग्रोथ का एक इंडिकेशन है, ग्रोथ की एक पहचान है ये। नेक्स्ट हमारा जो कॉमन गोल होता है वो है मॉडर्नाइजेशन। किसी भी इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन हमेशा एक एजेंडा होता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय का भारत कैसा था। लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे, जो यातायात के साधन थे वो भी किस तरह के थे, और संचार के साधन सिर्फ चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। बच्चे ज़मीन पर बैठ के ऐसे कच्चे स्कूलों में पढ़ा करते थे। फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ इंडिया में। मॉडर्नाइजेशन होने के बाद में देखिए इंडिया में आईआईटीज़ की फॉर्मेशन हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई आईआईटीज़ की। ऐसी रोड्स और फ्लाईओवर्स और नए टेलीकम्युनिकेशन के मेथड्स आए। हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कार्स आई, मेट्रो, एरोप्लेन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में आई हैं। तो ये सब क्यों हुई? ये सब हुई कि हमने मॉडर्नाइजेशन को अचीव किया। और मॉडर्नाइजेशन को कैसे अचीव किया? प्लानिंग के थ्रू हमने अचीव करा। तो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। साथ में अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो उसमें मॉडर्नाइजेशन क्या होगा? नए सीड्स की वैरायटी को यूज़ करना या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेना। इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में न्यू टाइप ऑफ मशीन्स को यूज़ कर लेना। ये सब इंडिकेटर्स हैं किस चीज़ के? ये सब इंडिकेटर हैं मॉडर्नाइजेशन के। और इसके अलावा चेंज इन सोशल आउटलुक, इसके बारे में आप ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल आउटलुक, लोग अगर देश में महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ का सोशल आउटलुक कैसा है? वो पुराना है। वो सोशल आउटलुक में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। तो मॉडर्नाइजेशन सोशल आउटलुक में कैसे होता है? जहाँ जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना किया जाए, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जो विमेन है उनको पढ़ने की फैसिलिटीज़ दी जाती है। किस चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है? विमेन को एजुकेशन की, और साथ में विमेन को जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यही सोशल आउटलुक में इम्प्रूवमेंट मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। और थर्ड जो है हमारा वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। कोई भी देश जब आज़ाद हुआ दुनिया में, तो आप अगर उस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी देश गरीब थे, क्योंकि जो उनकी साम्राज्यवादी शक्तियां थीं जिनके अधीन वो थे, उन्होंने उनका बहुत शोषण किया। तो हमारे देश के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो डेवलपिंग नेशन था, गरीब था, बहुत सारी यहाँ पे निर्भरताएं थी दूसरे देशों के ऊपर, खासतौर पर इंग्लैंड के ऊपर। तो यहाँ देखिए कोई भी देश अगर वो डिपेंड करता है कैपिटल के लिए किसी और देश पे, टेक्नोलॉजी के लिए या फूड के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए अगर वो किसी और कंट्री पे डिपेंड करता है, तो उसकी जो सोवरेनिटी है, यानी उसकी संप्रभुता जो है, उसकी खुद के निर्णय लेने की जो क्षमता है अपने देश के हित में, वो प्रभावित होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। सोवरेनिटी अफेक्ट होती है नेगेटिवली, वल्नरेबल हो जाता है, यानी उसमें चपेट में आने की संभावना, किसी देश के जो दूसरे देश हैं शक्तिशाली, उन देशों की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां, उनकी चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो भारत है उसका एजेंडा क्या था जब देश आज़ाद हुआ? वो था कि आत्मनिर्भर बनना है जल्दी से जल्दी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी, 5 ईयर प्लान्स जो थे, उनका कॉमन एजेंडा था कि हमें क्या करना है? फॉरेन टेक्नोलॉजी से बचना है।
उसकी जगह हमें डोमेस्टिक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है। हमें इंपोर्टेड फूड सप्लाई से बचना है। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में जो खाद्यान्न है यानी फूड कहाँ से आता था, वो हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से। तो हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, अपनी खुद की कंट्री में फूड प्रोड्यूस करना है और फॉरेन कैपिटल पे हमें डिपेंड नहीं होना है। हमें डोमेस्टिक कैपिटल पे डिपेंड होना है। हमें डोमेस्टिक कैपिटल के रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। तो ये हमारे प्लान थे। और लास्ट जो हमारा गोल था, कॉमन गोल था, वो था इक्विटी यानी समानता। देश में जितने भी नागरिक हैं उनमें कोई भेदभाव ना हो किसी तरह का। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसके जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सारे लोगों में फेयरली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो गरीब जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिले ताकि वो गरीबी से बाहर आ सकें। अमीर लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगे ताकि टैक्स जो लगेगा अमीर लोगों के ऊपर, उससे इनकम जनरेट होगी और उसी इनकम को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे गरीब लोगों में। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। अमीर और गरीब का फासला कम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, इसमें इस चित्र में आप देखिए इक्विटी दिखाई है। ये व्यक्ति, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये इसकी हाइट मीडियम है और इसकी हाइट और भी कम है। तो जहाँ इक्विटेबल गवर्नमेंट होगी वो मीडियम वाले के लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और जो पुअर है, गरीब व्यक्ति जो है, उसके लिए और भी ज़्यादा और बड़ा सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी ज़्यादा उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती है ताकि ये सारे के सारे सोसाइटी में एक इक्वल लेवल पर आ सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना सोर्सेस का। और एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया, इंडिया में जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में 60 to 65% पॉवर्टी रेट था, इतने लोग गरीब थे। तो गरीबी का उन्मूलन करना ये बड़ी एक चुनौती थी। और साथ में सभी नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान कर सके। बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं? सबसे पहली तो फूड होती है, फिर उसके बाद क्लोथिंग होती है, सबको कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए, रोटी कपड़ा, और फिर क्या होता है? मकान यानी कि शेल्टर। और उसके बाद में एजुकेशन, और क्या मिले? हेल्थ। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हर नागरिक को मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। वो थे सारे कॉमन गोल्स, 4 कॉमन गोल्स थे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो हर प्लान के डिफरेंट हो सकते हैं। इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आए, 12 5 ईयर प्लान्स आए। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इंडिया का, वो था 1951 से 1956 तक। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सारे 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में, सारे 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में अब नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में मैंने जो फेमस 5 ईयर प्लान्स हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक, जिनके खास ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया, तो ये कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका पीरियड क्या था। तो आप बताएंगे 1951 से 1956 तक था। ये 1951 में प्रारंभ हुआ और 1956 में ये एंड हो गया। और इसका एम क्या था? रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फिर उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, ये भी सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टारगेट रखा गया कंट्री में, क्योंकि ये महसूस किया गया कि जब देश आज़ाद हुआ उसके 4 5 6 7 सालों के अंदर ये महसूस हुआ कि देश में बड़ी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किए बिना देश का डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इस 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए महालनोबिस ने पीसी महालनोबिस जो थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सेकंड 5 ईयर प्लान के प्रिपरेशन में। थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से 66 तक, इसका टाइम पीरियड था। और उसके बाद 1966 के बाद में 1967 68 और 69, ये 3 सालों तक सिंगल 1 ईयर प्लान आए, क्योंकि कंट्री के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे। कंट्री ने 2 युद्ध लड़े। 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ में, और 1965 में हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में। तो जिसकी वजह से कंट्री के रिसोर्सेज काफ़ी अफेक्ट हो गए थे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की। जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था फोर्थ प्लान। इसमें देखिए सेल्फ रिलायंस, ये एक अभी मैंने आपको बताया था कॉमन गोल होता है,
तो ग्रोथ हमारा कॉमन गोल होता है, मॉडर्नाइजेशन हमारा कॉमन गोल होता है, फिर सेल्फ रिलायंस हमारा कॉमन गोल है। तो देखिए आप कैसे 5 ईयर प्लान्स के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी जो हैं वो चेंज होते गए और हमारे कॉमन गोल्स को रिफ्लेक्ट करते चले गए वो। फिफ्थ प्लान आप देखिए 1974 से 1979 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमने गरीबी पर डायरेक्ट अटैक यानी पॉवर्टी पर हमने डायरेक्ट अटैक की बात की कि अब हमारी कंट्री का जो मेन एम होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा 5 ईयर प्लान्स का, वो होगा पॉवर्टी को एंड करना है। 8th प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है कि 1991 में इंडिया में क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसके बारे में आप इस टॉपिक की, इस यूनिट की लास्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी 5 ईयर प्लान के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुए थे। और लास्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारी कंट्री में वो था 12th 5 ईयर प्लान। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान। उसका पीरियड क्या था, 2012 से 17 तक था। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसमें ग्रोथ में रोल सबने प्ले किया हो, सबने मिलकर के काम किया हो, और ग्रोथ के बाद जो बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ हैं, जो रिसोर्सेज जनरेट हुए, वो भी सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे लोगों तक उसका बेनिफिट में पहुंचे। ऐसा मतलब अमीर को भी उसका बेनिफिट मिले और गरीब को भी उसका बेनिफिट मिले। ऐसी ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाती है। तो 12th 5 ईयर प्लान का ये एजेंडा था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब मैं बात करता यहाँ पे इस स्लाइड में पीसी महालनोबिस की, जिसको मैंने कहा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसके ये आर्किटेक्ट थे। ये बेसिकली सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्होंने एक बिल्कुल मूर्त रूप देने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये अपने टाइम के ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिशियन थे। ये जो रॉयल सोसाइटी थी इंग्लैंड की, उसके मेंबर थे ये। और क्योंकि ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन रहे हैं तो इनके बर्थडे को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की फॉर्म में मनाते हैं। आप बता सकते हैं तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है? ये अभी बहुत ही जल्दी मनाया जाने वाला है। जी हाँ, यहाँ देखिए इनका बर्थडे होता है 29 जून को और इसी दिन इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी होता है, उसे हम 20th अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वो होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड। और ये जैसा मैंने बताया रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे ब्रिटेन की। ये सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसको हम महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महालनोबिस प्लान जो था उसका टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड ये हो गया। और महालनोबिस प्लान जो था उसको सेकंड 5 ईयर प्लान कहते हैं, या सेकंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस प्लान कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी फॉर्मेशन की कैलकाटा में 1959 में। और वहाँ एक जर्नल सांख्य को भी इन्होंने स्टार्ट किया। जर्नल होता है जिसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, प्रिंट होते हैं। तो उसकी इन्होंने ये सांख्य जो है उसको पब्लिश करना शुरू किया। तो ये थे हमारे पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और अब एक ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई के 2020 एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसमें आप देखिए क्या पूछा है कि इक्विटी विद ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रेशनल यानी इसके पीछे का तर्क क्या है उसको समझाइए, औचित्य क्या है इसका। तो यहाँ देखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है कंट्री की। उतने ही रिसोर्सेज के साथ हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। अगर हाई ग्रोथ हो और मेजॉरिटी ऑफ द लोग फिर भी गरीब हों तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, इनइक्विटेबल ग्रोथ कह देते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने के साथ साथ इक्विटी भी इंप्रूव हो। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर अवेलेबल टू पुअर ऑल्सो। तो जो बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के वो गरीब लोगों तक भी पहुंचे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि इक्वालिटी और ग्रोथ दोनों एक साथ कंट्री अचीव कर पाए। नहीं तो ग्रोथ तो हो जाएगी, रिच और पुअर का गैप जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। रिच और रिच होते चले जाएंगे और पुअर होते चले जाएंगे। इस वीडियो में इस क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट
पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस क्लास. So that is all that I wanted to teach you in this class. Thank you so much. Do not forget to subscribe this channel for more videos of economics class 12.